देखो, कतर का जो सोवरेन वेल्थ फंड है वो इन्वेस्ट करेगा रिलायंस के रिटेल में। तो सोवरेन वेल्थ फंड होते क्या हैं? दे आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। ठीक है। तो इंडिया का वैसे तो डेजिग्नेटेड कोई सोवरेन वेल्थ फंड है नहीं, ठीक है ना। लेकिन जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट सोवरेन वेल्थ फंड है वो चाइना का है। 2 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है ना, मतलब 2000 बिलियन डॉलर्स का सोवरेन वेल्थ फंड है चाइना का, जिसका यूज़ वो करते हैं अदर कंट्रीज़ को लोन दे के उनको डेट ट्रैप में फंसाने के लिए। ठीक है ना, फर्जी फर्जी प्रोजेक्ट्स में लगा के उनको लोन दे देते हैं, फिर उनको उनकी ज़मीनों को कब्ज़ा कर लेते हैं। जैसे श्रीलंका में किया, पाकिस्तान में किया है ना, म्यांमार में, मतलब हर जगह यही नियम है उनका। एक तो ये है सोवरेन वेल्थ फंड की कहानी। और दूसरा ये है कि सोवरेन वेल्थ फंड जब ज़्यादा अच्छा रहता है जब हमारा ट्रेड सरप्लस सरप्लस हो, है ना। तो हमारी कंट्री का भी ट्रेड सरप्लस इतना है नहीं, है ना। हम लोग फिजिकल डेफिसिट ही रहता है। चाइना का ट्रेड सरप्लस सबसे ज़्यादा है। तो वो सोवरेन वेल्थ फंड बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास जितना भी पैसा है ना, 2 ट्रिलियन डॉलर बेसिकली, 3 ट्रिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व है, 2 ट्रिलियन डॉलर का उन्होंने सोवरेन वेल्थ फंड बनाया है। तो ये उनके खुद के पैसे हैं मतलब। और जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है 600 बिलियन डॉलर, जो अभी रिसेंटली रीच किया था, वो बेसिकली दूसरों का पैसा है जो उन्होंने इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया को दिया है। ठीक है ना। मैक्सिमम पोर्शन बेसिकली उसमें लोन है या फिर एफडीआई है। तो चाइना के सोवरेन वेल्थ फंड में और इंडिया के फॉरेन रिजर्व में सिर्फ इतना ही अंतर है। ठीक है ना। तो इसलिए चाइना अपने पैसे का, फॉरेन रिजर्व का यूज़ कर सकती है दूसरी कंट्रियों में इन्वेस्ट करने के लिए, उनकी ज़मीन खरीदने के लिए और उनको फंसाने के लिए। इंडिया ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। देखो, ईरान में मीसा आमिनी करके एक लड़की थी जिसको मार दिया गया था, या जो भी नाम है उसका, नाम मैं कुछ नहीं रखा है। लेकिन तो उन उन उनमें बेसिकली एक मोरल पुलिस नाम की चीज़ होती है, जो लड़कियों को, औरतों को देखती है कि कोई वो हिजाब के बिना बाहर तो नहीं घूम रही हैं, या कोई आदमियों के बिना औरतें अकेली तो नहीं घूम रही हैं। तो ये मोरल पुलिस का काम होता है। तो ऐसे मीसा आमिनी जिसने हिजाब ठीक से नहीं पहन रखा था सिर्फ, तो उसको मार दिया था उन्होंने। ठीक है। तो इस पे इतने प्रोटेस्ट हुए, बहुत प्रोटेस्ट हुए थे। तो फाइनली ईरान की सरकार ने ये फैसला लिया था कि जो मोरल पुलिस है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, है ना। तो मतलब लोग, अब लड़कियां आराम से बाहर रह सकेंगी, उन पे ऐसा कोई दबाव नहीं डालेंगे, है ना। तो मोरल पुलिस ख़त्म कर दी थी, लेकिन अब जैसे ही मुद्दा शांत हुआ, मीडिया से हटा, प्रोटेस्ट वगैरह शांत हुए, तो ईरान ने फिर से क्या कर दिया, मोरल पुलिस को वापस ले आए हैं। और जितनी भी वीडियोस फोटोज़ में जितनी भी औरतें प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही थी, उनको ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। ठीक है। तो अगर ये चीज़ें इंडिया में हो रही होती तो वर्ल्ड में बहुत बड़ी न्यूज़ बनती बेसिकली, है ना। इंडिया को बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया जाता, क्योंकि ये सब चीज़ें ईरान में हो रही हैं। तो दुनिया को कोई मतलब नहीं है। एक छोटे से एक कोने में छोटी सी एक हेडलाइन आई है इसकी। ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बेसिकली इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हिजाब को लेके प्रोटेस्ट रिसेंटली किस कंट्री में हुए हैं, तो भी ईरान में हुए हैं। ओके, ध्यान रखना। और ईरान, नॉर्थ कोरिया और तुम्हारा म्यांमार, ये तीन ही कंट्री हैं जो एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में है। ये भी ध्यान रखना। ठीक है। कल की करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था कि 26 जुलाई को इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम होता है। ठीक है। तो इसी पे, चूंकि हमारे इंडिया के 40% मैंग्रोव वेस्ट बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने मैंग्रोव सेल बनाया है। ठीक है ना, अपनी सरकार में, जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट की देखभाल करेगा और उनको थोड़ा प्रोत्साहन देगा, लगाए जाएंगे नए मैंग्रोव्स। ठीक है ना। तो दो न्यूज़ हैं इसमें। मैंग्रोव सेल किस सरकार ने बनाया है? वेस्ट बंगाल की सरकार ने। अब 40% मैंग्रोव्स कहाँ पाए जाते हैं इंडिया के? वेस्ट बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में। और तीसरा, सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? वो भी तुम्हारा वेस्ट बंगाल में है। चौथा, इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम कब मनाया जाता है? तो वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। प्रेस इंडिया ब्यूरो के अकॉर्डिंग, जो नेचुरल गैस का हमारी एनर्जी बास्केट में, एनर्जी बास्केट मतलब हम कितना कोयले की एनर्जी यूज़ करते हैं, कितना हम तेल गैस की एनर्जी यूज़ करते हैं, कितना हम तुम्हारा जो है विंड एनर्जी, कितना सोलर एनर्जी, कितना हाइड्रो एनर्जी, या बेसिकली हमारी टोटल एनर्जी बास्केट होती है। तो इसमें नेचुरल गैस का जो परसेंटेज है वो हमारा 6.7% है इस समय। तो सरकार ने जो टारगेट हमने सेट किया है 2030 तक, इसको 15% करने का टारगेट हमने सेट किया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। टारगेट ऑफ नेचुरल गैस
का जो एनर्जी बास्केट में है शेयर, 15% करना है हमको 2030 तक। अभी 6.7% है। रिमेंबर दिस फैक्ट। इंग्लिश के डोज में है आपका किप पूछा है किसी ने। व्हाट इज किप? किप है इज अ लॉजिंग हाउस वेयर बेड्स में बी रेंटेड। एक घर ऐसा होता है जिसमें बेड दिए जाते हैं सोने संवारने के लिए लोगों को, तो उसका मतलब किप होता है बेसिकली। तो जैसे कोई कहे आई एम ऑफली टायर्ड, आई वुड लाइक टू हैव अ किप। किप मतलब सोने का एक बेड बेसिकली, ठीक है। किसी ने किसी ने लास्ट डिच का मतलब पूछा है। इट इज अ प्लेस ऑफ फाइनल डेस्परेट डिफेंस। मतलब तुम्हारी किसी से लड़ाई हो रही है तो तुम फाइनली एक ऐसा एफर्ट दोगे लड़ने के लिए कि जीते तो जीते, नहीं जीते तो नहीं जीते वाली बात है। टू फाइट टू द लास्ट डिच, इसका मतलब होता है टू फाइट टू द एंड, मतलब अंत तक लड़ेंगे। तो कोई कहेगा वी वी विल फाइट टिल द एंड, तो ये भी सही है। और कोई कहे वी विल फाइट टू द लास्ट डिच, तो ये भी सही है, मतलब हम अंत तक लड़ेंगे वाली बात है, ठीक है। फ्लोट सैम एंड जेट सैम का मतलब पूछा है किसी ने। फ्लोट सैम का मतलब होता है कुछ चीजें तैर रही हो, जैसे ऐसे याद कर लेना इसको। मतलब पार्ट ऑफ रैकेट शिप और इट्स कार्गो फ्लोटिंग इन द सी, तो ये होता है फ्लोट सैम। जेट सैम का मतलब होता है गुड्स थ्रोन ओवरबोर्ड फ्रॉम अ शिप टू लाइटन इट। मतलब कभी कभी क्या होता है कि बहुत भारी हो जाती है, डूबने का डर बना रहता है, तो कार्गो को ऊपर से नीचे फेंक देते हैं हल्का करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं जेट सैम। दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर दोनों टर्म एक साथ यूज हुए हैं, जैसे फ्लोटसम एंड जेटसम, जैसे मतलब जिनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है लोगों की, वो बोलते हैं कि माई लाइफ हैज़ बीन फ्लोटसम एंड जेटसम। दैट मीन्स माई लाइफ हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड और रैकेड, ओके, रैक्ड बेसिकली। तो फ्लोटसम एंड जेटसम ये याद रखना, ठीक है। लास्ट डिच का मैंने बता दिया पिछले वाले मतलब टर्म में। Remember this, please subscribe and like and share this video. Thank you.